आपकी टैगलाइन मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। तो कैसे डिजाइन करते हो आप लाइफ? एक कपड़े वाला कपड़े को डिजाइन करता है, हम उसकी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके उस व्यक्ति की लाइफ को डिजाइन करते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो आज ये जो बता रहे हैं उपाय कि 15 दिन में करोड़पति बन जाओ, ये कितना कारगर है? कोई एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज उपाय कर रहा है, तो आपका बिजनेस को कैसे ठीक करेगा? क्योंकि उसको कर्म ट्रैक तो पता ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि ज्योतिष काम कैसे करता है, और ज्योतिष को काम करने के लिए उपाय की नीड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इस पूरी धरती पर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, किसी को भी 5% से ज्यादा का ज्ञान नहीं है। मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ, मुझे ये बताइए कि स्टोन्स, नग महंगे महंगे ये काम करते हैं? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर किया था, तो उसी समुद्र मंथन से इन रत्नों की उत्पत्ति हुई। गुस्सा ज्यादा आता है, क्रोध ज्यादा आता है। ये देखिए सूर्य से ही हो गया। क्रोध को कम करने के लिए लोग मोती पहनते हैं हमेशा। आप मोती पहना के आप इसके गुस्से को शांत नहीं कर रही हो, आप इसके एनर्जी को भी शांत कर रही हो। तो अगर ये मोती पहनता है तो इसकी जो 500 करोड़ की ग्रोथ है, ये सिर्फ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सिमट जाएगी। किसी के पास में पैसा होगा ही नहीं, मतलब वो गरीब ही रहेगा इस जीवन में, ये किस घर में और किस ग्रह को देख के बता सकते? एक मजदूर के घर में पैदा और मजदूर बनकर ही उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जिनको समझना और जिनसे मुक्त होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पैसा आता है, रुकता नहीं है। पैसे के लिए कोई अगर उपाय आप आज बता दें। पीले रंग की 9 कोड़ियां लें, उनको पीले रुमाल में बांधें, सब पे चंदन या केसर का तिलक लगाएं, थोड़े से चावल डालें। जब हमें कोई दिक्कत होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं उसका इलाज ढूंढने के लिए। इलाज के नाम पे वो हमें दवा लिख देते हैं और बता देते हैं भाई ये खाओ, ये मत खाओ, ये परहेज करो। इसी तरह जब हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही होती हैं, परेशानियां चल रही होती हैं, तो हम उनका हल जानने के लिए पहुंच जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, ज्योतिष के पास में। अब वो उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें बताते हैं उपाय तरह तरह के। कोई कहता है कि ये नग पहन लो तो आपका मंगल खराब है, ये सही हो जाएगा। कोई कहता है कि भाई इस मंदिर में जाके ये पूजा करा दो, उस मंदिर में जाके वो पूजा करा दो, सुबह सूर्यदेव को जल दो। कई तरह के उपाय बताए जाते हैं। उपाय बताने के बाद में उसका रिजल्ट हमें फलीभूत होता है या नहीं होता है? कई बार कमेंट्स में लोग हमें बताते हैं, हमारे दर्शक यानी कि आप लोग बताते हैं कि हमने ऐसा किया और 3 महीने 6 महीने किया तब भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या ये उपाय हर एक की कुंडली के हिसाब से अलग अलग होते हैं या ये उपाय इन जनरल होते हैं, जैसा कि पॉडकास्ट में लोग बता देते हैं? इन उपायों से वास्तव में क्या हमारी जीवन या जिंदगी बदल सकती है? हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है? इन सारी बातों का आज जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास हैं कुणाल कुमार जी, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और ये इंडिया में बहुत कम रहते हैं, घुमा करते हैं, देश विदेश की यात्राएं ज़्यादा करा करते हैं। ये आज हमारी पकड़ में आ गए, तो आज कुणाल जी हमारे साथ में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी टैगलाइन मैंने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी, लाइफ डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। तो कैसे डिजाइन करते हो आप लाइफ? देखिए, हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो सेम नहीं हो सकती। जैसे अगर बोले हम, आज दुनिया में 1000 बच्चे पैदा हुए, तो वो 1000 के 1000 बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, ना वो 1000 के 1000 बच्चे इंजीनियर बनेंगे, ना वो आईएएस बनेंगे, ना वो आईपीएस बनेंगे। सबकी लाइफ अलग अलग होगी। यानी कि हर व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ, उस जन्म के आधार पर उसका एक बर्थ चार्ट, एक नवमास चार्ट बनता है। उस चार्ट के आधार पर यह पता चलता है कि इसकी कुंडली में कौन से ग्रह ज्यादा अच्छे रूप से एक्टिवेट हैं, सपोर्टिव हैं, कारक हैं। जैसे कि अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को कारक माना गया है। लेकिन ये तो ज्योतिष बताता है, ये दुनिया का हर इंसान बताता है, हर एस्ट्रोलॉजर बताएगा, त्रिकोण को कारक माना गया है।
पर मैंने अपने जीवन में ये पाया है, ये देखा है और ये सिद्ध भी किया है मैंने कि अगर किसी भी व्यक्ति के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश नीच राशि में बैठ जाएं, छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाएं और उसके चतुर्थ की, उसके दशमेश की और उसके एकादेश की पोजीशन या उसके द्वितीयेश की पोजीशन बेस्ट है, अच्छी है, तो भी उस व्यक्ति को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति को आने वाले समय का ज्ञान देती है, हर व्यक्ति को यह बताती है उसके लिए कौन सी लाइन, कौन सी लाइफ, कौन सा ट्रैक उसके लिए अच्छा है। यानी कि उसकी ग्रह स्थिति के आधार पर उसकी लाइफ को संवारा जा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम भी एक डिजाइनर हैं। एक कपड़े वाला कपड़े को डिजाइन करता है, हम उसकी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके उस व्यक्ति की लाइफ को डिजाइन करते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ कैसी होनी चाहिए, कौन सी लाइफ, कौन सी लाइन इस व्यक्ति को जीवन में सबसे अच्छी और बड़ी सक्सेस दिला सकती है। ये एक एस्ट्रोलॉजर को पता होता है। आज एक भेड़ चाल बनी हुई है, एक भेड़ जा रही थी, उसके पीछे 2 भेड़ और चल दी, फिर उसके पीछे 5 भेड़ और चल दी। अचानक करते करते हजारों भेड़ जो है पीछे पीछे चलने लगी। अब वो जो आगे भेड़ चल रही थी वो सुसाइड करने जा रही थी। उसने कहा एक दिन तो मुझे आहार बनना ही है, मेरा मालिक रोज मुझे मारता पीटता है, मैंने सुसाइड करना है। वो आगे एक खाई में कूद गई, पीछे सारी भेड़ें उसके साथ खाई में कूदती चली गई। और ये बात कब पता चली? जब 80% भेड़ें खाई में गिर चुकी थी। तो इसको ये कहावत तभी तो बनी कि भेड़ चाल पर नहीं जाना चाहिए। तो आज के समय पे दुनिया का हर इंसान क्या कर रहा है? उपायों में फंसा हुआ है कि शायद ये उपाय उसकी जिंदगी को बदल देगा, ये उपाय करने से माला माल हो जाएगा। बट उपाय केवल एकमात्र की गई कोशिश है कि शायद अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए बेटर है। बट अगर उपाय करके आपको फायदा नहीं मिलता तो आपको स्टॉप लगा देना चाहिए और आपको अपने कर्म ट्रैक पर लौटना चाहिए और आपको समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी समय से पहले किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो उसका वेट करना चाहिए। जब वो समय आएगा तो अपने आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर घर बैठे भी आपको मिल सकता है और आपकी लाइफ को डिजाइन कर सकता है। तो आज ये जो बता रहे हैं उपाय कि 15 दिन में करोड़पति बन जाओ, ये कितना कारगर है? मैं ऐसे 80% लोगों को जानता हूं कि जो अभी महीने के लाखों भी नहीं कमा पा रहे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेचारे हमारे पास मिलते हैं और पूछते हैं कि कुणाल जी क्या ऐसा करें कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए। वो भगवान के मंदिर में जाकर के पूछते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये पॉडकास्ट चल जाए, मुझे इतने क्लाइंट मिल जाए और मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो जो व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई एस्ट्रोलॉजर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज उपाय कर रहा है, तो आपका बिजनेस वो कैसे ठीक करेगा? क्योंकि उसको कर्म ट्रैक तो पता ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि ज्योतिष काम कैसे करता है और ज्योतिष को काम करने के लिए उपाय की नीड नहीं है। ज्योतिष क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के पैटर्न को जिसने समझ लिया वो जीवन में तरक्की कर रहा है। जो उसके पैटर्न को नहीं समझ पाया वो जीवन में आज ऐसे अंधकार में छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं तिवारी जी, आज से 10 साल, 15 साल पहले या 20 साल पहले, मैं 2005 की बातें कर रहा हूं। जब मैं नया नया दिल्ली में आया तो मैं 2006 में, 5 और 6 में ही मेरी एंट्री हुई थी दिल्ली के अंदर। तो उस समय एक, ये 2005-6 की बात है, उस समय एक बहुत बड़ा चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है। उस चैनल से एक लड़की ने मुझे फॉलो किया और मुझे एक स्लॉट दिया कि आप इस टाइम पे चलो और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने उस चैनल को सुना और मैंने उस चैनल पे और एस्ट्रोलॉजर को देखा। तो उस समय कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जिनको मतलब उसने बताया कि ये इतने टाइम से जुड़े हुए और आज इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इन्होंने ऐसा कर लिया। अब आज मैं उनको देखूं तो वो अंधकार में खोए हुए हैं। नॉलेज की कमी नहीं है उनके पास। मैं आपको बता दूं कि शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा, मैं तो अपने आप को खैर इस कंट्रोवर्सी में डालता ही नहीं हूं कि मुझे कितनी नॉलेज है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज
एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इस पूरी धरती पर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं किसी को भी 5% से ज्यादा का ज्ञान नहीं है। चाहे आप किसी भी दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज को ले लीजिए, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, 25 बार पीएचडी कर रखी है, 5% से ज्यादा का ज्ञान किसी को नहीं है। हम केवल इस पृथ्वी को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इन ग्रहों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को कैलकुलेट करने की क्षमता हमारे पास है ही नहीं। हम कोशिश करते हैं, हमने कुंडली देखी, आपका राहु तीसरे घर में बैठा है, ऐसा होगा, ये की गई एक कोशिश है, बट ग्रह ऑलवेज डिसाइडेड। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता, हम उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्लैनेट ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि उनको हमें किस तरीके से, किस रास्ते पर क्या फल देना है। ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है तिवारी जी कि आज आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, कोई भी जो आप, जिसको आप बड़ा मानते हैं, और वो आपको एक नंबर लिख करके दे दे और आपकी वो लॉटरी लग जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आप तो कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ नहीं, मुझे कोई नहीं मिला, करते हैं। बल्कि मुझे और हंसी भी आती है जब एस्ट्रोलॉजर हमसे पूछते हैं तिवारी जी ये पॉडकास्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि पूरे जीवन में भी आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, मैं अगर आपके पास आज आया हूं तो मैं, आप जितनी मेरे से बात करोगे, मैं ज्योतिष को लेकर के हर भ्रांति को दूर करना चाहता हूं। ज्योतिष के ऊपर जो निशान लगा रहे हैं लोग, जो उंगली उठा रहे हैं, मैं सिर्फ ज्योतिष के ऊपर से उस उंगली को, उस निशान को हटाने की कोशिश मात्र करना चाह रहा हूं। मेरी कोशिश है ये, क्योंकि डिसाइड तो मैं भी नहीं कर सकता, कि ज्योतिष केवल एक मात्र की गई कोशिश है जो मनुष्य को उसके आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है। पर भाग्य बिना कर्म के, बिना व्यवहार के, बिना उसकी अच्छी सोच के, बिना उसके अच्छे आदर्शों के, बिना उसके अच्छे विचारों के किसी का नहीं बदलता। भाग्य बदलने के लिए व्यक्ति को 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मेरे पास आए, चाहे वो किसी के पास भी जाए। पर मैं आपको ये जरूर बोलता हूं कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, अगर मेरे इन 4 बातों का उसने ध्यान दे दिया, तो जिस मर्जी के जो मर्जी उपाय करे, उसको फल जरूर मिलने लग जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपाय करने से किस्मत बदलती है। 100% आई डोंट बिलीव कि कोई उपाय करेंगे और आपकी किस्मत बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी शास्त्र ने अभी तक ये लिखा ही नहीं है, किसी शास्त्र में मैंने ये लिखा नहीं पाया कि आप किसी का रेप कर दो, आप किसी का मर्डर कर दो और उसके बाद ये उपाय कर लो और इस उपाय को करने से आप उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। मैंने नहीं पढ़ा। अगर जाने अनजाने किसी से कोई गलती हुई है, किसी से जाने अनजाने कोई गलती हुई है और वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसको रास्ता जरूर मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि राजा सगर के एक पत्नी से एक पुत्र था और एक पत्नी से 60,000 पुत्र थे। तो जब 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा वो भस्म हो गए थे, तो उनकी मुक्ति का मार्ग उनको प्राप्त हुआ कि गंगा जी अगर धरती पर आए तो उनके स्पर्श करने से तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। और राजा सगर के जो दूसरी पत्नी से पुत्र थे, अंशुमन, अंशुमन के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, कितनी पीढ़ी हो गई? 4-5 पीढ़ियों में जाके उनको कामयाबी मिली। ये उपाय की बात कर रहा हूं मैं, उपाय ही तो चल रहा है कि गंगा जी को धरती पर लाने का एक उपाय उनके पितरों को मोक्ष दिला सकता था। कितनी पीढ़ी लग गई? 4-5 पीढ़ियां। तो राजा भगीरथ गंगा माता जी को धरती पर लाने में सफल हुए और गंगा माता जी के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई, यानी कि मोक्ष मिल गया, यानी कि उपाय सिद्ध हुआ। तो इस उपाय में कितना टाइम लग गया? उनका पेशेंस लेवल, उनका सही तरीका, मेडिटेशन, सिद्धि, तपस्या, कितने लंबे समय पीढ़ियां लग गई। हाँ, तब जाकर के वो उपाय फलीभूत हुआ। हाँ। मैं फिर उपाय पे आता हूं कि उपाय आप जिस मर्जी पंडित के करो, जिस मर्जी एस्ट्रोलॉजर के करो, पर मेरी इन 4 बातों का ध्यान रख दो, आपको रिजल्ट मिलना लग जाएगा। जी बताइए। जब भी आप उपाय कर रहे हैं किसी के भी,
सबसे पहले आप चाहे वो उपाय कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, आपके मन का आपको आप जानते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते रहो, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते रहो, उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जितने भी बड़े बुजुर्ग दुनिया में आप मिलते हो उनके प्रति आपके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपके चाचा ने आपको लूट लिया, आपके ताऊ ने आपको लूट लिया, वो उनका नेचर, उनका व्यवहार था। आप अपने नेचर को खराब मत करो। आप जो आपका नेचर, आपका व्यवहार है, आप उसी को फॉलो करो। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। आप सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए आप मुर्गे की बलि, आप बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं, वो पाप है। प्रकृति क्या करेगी, ईश्वर क्या करेगा, वो ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन आप उसके कारण मत बनो। और चौथा, सबसे अहम, गरीबों की दुआएं लेते रहो। जब मौका मिले कुछ भी अच्छा करने का, बिना किसी पल को गंवाए, बिना कुछ सोचे, उसकी दुआ लेने का कारण बन जाओ जी। तो मैंने ये 4 चीजें आपको बताई हैं, और मैं जो कुंडली बनाता हूं उस कुंडली का नाम है कर्म कुंडली। अच्छा। और उस कुंडली पर हम पहले पेज पर ये बात लिखते हैं कि इन 4 बातों का, कि आप उपाय के साथ जो भी उपाय आप करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, ये 4 आदर्श अपने अंदर प्रवाहित करो। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, उपाय अपने आप काम करने लग जाएंगे। आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपको अपने आप सही रास्ता मिलने लग जाएगा। मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूँ। जी। मुझे ये बताइए कि स्टोन्स, नग महंगे महंगे, ये काम करते हैं? जी, काम करते हैं। कैसे? देखो, जो रत्न है, अगर हम बात करें शास्त्रों की, अगर कोई भी आप उपाय की बात करोगे तो मैं ये बात बोलूंगा आपको कि इन उपायों का जिक्र मैंने अभी तक किसी भी उपनिषद में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में नहीं पढ़ा। जितनी मैंने पढ़ने की कोशिश की है, और ऐसा नहीं है कि मैंने 96 से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है, और 96 से 2006 तक मैंने 10 साल सिर्फ स्टडी की है, दिन रात स्टडी की है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ये एस्ट्रोलॉजी कभी फॉलो होगी, बट मुझे नॉलेज चाहिए थी, मुझे गेन चाहिए था। अब मुझे लगता है ईश्वर मुझे वो आज के लिए तैयार कर रहे होंगे। तो मैंने जब इन शास्त्रों का, वेदों का या उपनिषदों का अध्ययन किया, तो मैंने कहीं पर भी उपायों का तो जिक्र पाया ही नहीं। अथर पुराण में वर्णन है, अथर्ववेद में वर्णन है, मंत्रों में शक्ति होती है। बट आपको मैं बता दूं कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर किया था। तो उसी समुद्र मंथन से इन रत्नों की उत्पत्ति हुई, और भगवान विष्णु द्वारा ये जो रत्न थे, अभी तो हम सिर्फ 9 रत्नों की बात है, एस्ट्रोलॉजिकल तो हम 9 रत्नों की बात करते हैं, पर करीबन हजारों तरह के रत्न हैं। इन रियल रत्नों से भी महंगे उपरत्न हैं बहुत सारे, जो आज बहुत वैल्यूबल हैं, और लोगों की जो ज्वेलरी है, जो लेडीज ज्वेलरी पहनती हैं, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो इन रत्नों की उत्पत्ति वैसे तो समुद्र मंथन से हुई, पर विष्णु भगवान ने ये सोच करके इनको धरती पर, पृथ्वी पर बिखेरा कि ये हमारे शरीर की आयरन को, पोटेशियम को, कार्बोहाइड्रेट को ये मेंटेन करेंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने मुझे बोला कि कुणाल जी, पता नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन इसको समझ लीजिए या नॉर्मल समझ लीजिए। आपने बोला कि कुणाल जी, मेरी बैक में पेन रहता है। तो मैं सिर्फ, आपने एक ही बात बोली, बट क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को मैं समझता हूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने बोला बैक रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द रहता है। मुझे इस क्वेश्चन से ये पता चल गया कि आपके कुंडली में सूर्य पीड़ित है। अच्छा। या सूर्य की अंतर्दशा किसी पाप ग्रह के अंदर है, या सूर्य की महादशा में किसी पाप ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और या आपकी कुंडली के 10th भाव में राहु केतु कोई पाप ग्रह बैठे हैं, तो आपको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है। अब ये प्रॉब्लम हड्डी की है, हड्डी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये शनि से रिलेटेड है। शनि व्यक्ति की हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूं और मस्तिष्क में जो वेन्स हैं, मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं, उनकी बात करूं, तो इसका विचार सूर्य से किया जाता है। तो अब मैंने ये देखा कि आपकी बैक हड्डी, यानी कि इसमें सूर्य का भी रोल है और इसमें शनि का भी रोल है। अब शनि, यानी कि आपकी कुंडली में शनि की वीकनेस या सूर्य की वीकनेस से ये
पता चल सकता है, ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। तो मैं आपको सीधा ये भी बोल सकता हूं कि आपके अंदर आयरन की कमी है। अच्छा। आयरन की कमी होती है तो हड्डियों की प्रॉब्लम वैसे ही डॉक्टर भी तो बताता है ना, हाँ हाँ। कि आपको आयरन लेना चाहिए। अब आयरन की कमी को मैं बिना डॉक्टरी ट्रीटमेंट के भी आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि कारक है, तो मैं आपको बोलूंगा शनि का एक एमेथिस्ट आता है कटैला, आप उसको राइट हैंड के मिडिल फिंगर में कुछ दिन के लिए पहन लीजिए, तो आपकी यानी कि जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। जितनी भी लेडीज हैं, आप देखेंगे कि मनुष्य का जो पूरा जीवन है ये एक पैटर्न है। इसको समझ लिया अगर किसी ने, तो एस्ट्रोलॉजी पर खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर पे नहीं, एस्ट्रोलॉजी पे, कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। किसी भी चीज को देखने का एक वे है एस्ट्रोलॉजी। वेदों की आंखें, वेद हमारे जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनकी जो आंखें हैं, ज्योतिष को ही तो माना गया है। ज्योति यानी कि किसी भी ग्रंथ की, किसी भी शास्त्र की, किसी भी उपनिषद की जो ज्योति है वो ज्योतिष है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये भृगु ऋषि ने लिखा था भृगु संहिता के रूप में पहली बार ज्योतिष। लेकिन जब पराशर ऋषि ने इसको पढ़ा, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए और कलयुग के लिए पराशर संहिता लगाकर एक शास्त्र हमें और दे दिया। पाराशर संहिता, बहुत लोग पाराशर को फॉलो करते हैं, पाराशर संहिता को फॉलो करते हैं, पाराशर एस्ट्रोलॉजी करते हैं। समय आने पर हमारे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं जिन्होंने अपने अपनी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आपके जो परदादा थे आज से 50 साल पहले, क्या वो ये एलईडी यूज करते थे? नहीं। वो क्या यूज करते थे? तो दिया होता था उस समय, दिया या लालटेन। पर आज हम दिया जलाते हैं दिन का कुछ काम करने के लिए, रात को कुछ भी नहीं, अब तो लालटेन भी गायब हो गई। लालटेन भी गायब हो गई, बिहार से भी लालटेन गायब हो गई। बिहार से भी लालटेन गायब हो गई। अब समय अपग्रेड हो रहा है। हाँ। हम समय के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अगर समय के साथ अपने आप को हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम भी गायब हो जाएंगे। यानी कि हमें कोई पागल कहेगा कि बताओ एलईडी का जमाना है और ये लालटेन दीपक की बातें कर रहा है। तो ऐसे ही आज अगर ज्योतिष पे काम करना है तो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। अपनी रिसर्च से ये समझना पड़ेगा कि उस समय काल, अंतराल और युग अलग था, आज अलग है। आज अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि आज व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस नहीं है, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज अगर कोई कुंडली दिखाने आया तो उसको चाहिए कि जी मुझे कल तक के रिजल्ट चाहिए, ऐसा। हाँ। अब पैसे ठगने के लिए तो एलोपैथिक दवाई है, तुरंत गए, 1 रुपए की गोली ली और दर्द गायब। पैसे ठगने के लिए तो देखो कोई कुछ भी बोल देता है, बट सच बताऊं तो ऐसा ज्योतिष में नहीं है। तो ज्योतिष में अगर सबसे तेजी से, सबसे अच्छे रूप से आपको रिजल्ट चाहिए तो ये रत्न है, क्योंकि इन रत्नों की उत्पत्ति हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है। और आपने बीमारी को कनेक्ट किया रत्नों से, मैं वहां से सवाल लेता हूं कि मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी है जी, तो उसके लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा? देखिए, अगर हार्ट की बीमारी है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सूर्य की वीकनेस है, क्योंकि हार्ट हमारे शरीर में, हमारे ज्योतिष में सूर्य से देखा जाता है। अच्छा। जन्म कुंडली के 5वें भाव से देखा जाता है। अगर ओपन हार्ट सर्जरी है तो 4th हाउस से, और अगर हमें स्टंट डला है, हमारी कोई वेन्स ब्लॉक हो गई है, ब्लॉकेज आ गई है, तो ये 5th हाउस से विचारा जाता है। और ग्रहों की बात करें तो सूर्य से देखा जाता है। जिसका सूर्य बली होगा या सूर्य नीच का होगा, जिसका मंगल बली होगा या मंगल नीच का होगा। अगर मंगल नीच का होगा तो ओपन हार्ट सर्जरी के चांसेस, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम आएगी और ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, यानी कि वॉल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है और कुछ ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। अगर सूर्य नीच का है और सूर्य कारक भाव में बैठा है तो एक आध स्टंट डलेगा और आप ठीक हो जाओगे, फिर आप 10, 15, 20 साल की अच्छी आयु जियोगे। और अगर सूर्य नीच का है, कारक भी नहीं है, सूर्य पीड़ित भी है, तो हार्ट अटैक होगा और सीधा डेथ हो जाएगी और आपका, क्योंकि अब ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ये ग्रहों के जो प्रभाव हैं, ये हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के, बाय बर्थ। तो सब चीजें लिखी गई हैं, लिखी जा चुकी थी कि इस व्यक्ति को इतनी एज मिलेगी
और इतनी एज के बाद इसको ये बीमारी होगी और इस बीमारी से ये मोक्ष की प्राप्ति करेगा या इस शरीर से ये मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर फिर मैं वहीं आता हूं कि अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ये सूर्य से देखी जाती है। तो अगर आपको समय रहते इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है तो इसके पीछे भी आपके कर्म है, यानी कि इस जन्म के जब अच्छे कर्मों से आप अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, विजय पा सकते हैं, तो सिर्फ एक ही कि आपको ये ज्ञान मिल गया कि आपकी कुंडली में सूर्य की वीकनेस है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य आपका 4th हाउस में बैठा है, और ये मंत्र चैंट या ये रत्न आपकी समस्या से, अब आप देखो 4th हाउस में कौन सी राशि उदित हो रही है, उसके स्वामी है वीनस, क्योंकि सूर्य अगर नीच राशि में है तो शुक्र की तुला राशि में होंगे, उस हाउस के मालिक हैं वीनस। अगर वीनस कारक हैं, वीनस सपोर्टिव हैं, तो उस कंडीशन में आप एक व्हाइट ओपल या व्हाइट पुखराज धारण कर सकते हैं, या व्हाइट जेड जो जरकॉन होता है उसको धारण कर सकते हैं। और ऐसा करना, मुस्लिम हैं तो आप व्हाइट हकीक पहन सकते हैं। ऐसा करना आपको आपकी जो भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें काफी रिलीफ दिला सकता है। हार्ट की बीमारियां उनको कहते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और ब्लड प्रेशर हाई तब होता है जब बताते हैं कि गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है। ये देखिए सूर्य से ही हो गया। क्रोध को कम करने के लिए लोग मोती पहनते हैं हमेशा। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि शुरू में जब एस्ट्रोलॉजी लाइन में एंट्री की थी मैंने, तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें अपने बच्चों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आती थी कि मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, इसको बहुत गुस्सा आता है, ये चिड़चिड़ा हो गया है और इसको गुस्से को शांत कराना है। तो यही आपने जो बोला, मोती पहना दो, मोती से इसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन मैं अगर आज उस बात को समझूं जो मैं समझाता हूं, आज मेरे पास अगर महिलाएं आती हैं तो मैं उनको ये बात बोलता हूं कि आपके बेटे की कुंडली में 100 करोड़ कमाने के योग हैं, ये इसकी एनर्जी से इसको मिलेंगे, यानी कि इसके अंदर जो गुस्सा है, इसके अंदर जो एनर्जी है, इसके अंदर जो ताकत है, इस एनर्जी और इस ताकत से ये इस तरक्की को पाएगा, 100 करोड़ 500 करोड़ तक पहुंचेगा। लेकिन आप मोती पहना के आप इसके गुस्से को शांत नहीं कर रही हो, आप इसके एनर्जी को भी शांत कर रही हो। तो अगर ये मोती पहनता है तो इसकी जो 500 करोड़ की ग्रोथ है ये सिर्फ 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सिमट जाएगी। अब आप डिसाइड करो कि मैं आपके बेटे को मोती रिकमेंड करूं, पहनाऊं कि नहीं पहनाऊं। तो मुझे आज तक एक भी लेडी ऐसी नहीं मिली जिसने कहा हो कि नहीं मेरे बेटे को आप मोती पहना दो। अब उसका दूसरा सवाल ये था कि मैं अपने बच्चे को कैसे ठीक करूं। मैंने कहा अब आपका सवाल ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन जब हम अपने घर में इंटीरियर कराते हैं या अपने घर को रेनोवेट कराते हैं बिल्डर से लेने के बाद, या कोई घर बनाते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रिशियन आता है, वो वायरिंग डालता है पूरे घर में, ट्रांसफार्मर से बिजली डायरेक्ट हर बल्ब तक, हर जगह तक चली जाती है, या वो एक मीटर तक लाता है और उस मीटर से आवश्यकता अनुसार कि एसी के लिए कितने वोल्ट की बिजली करंट चाहिए, बल्ब के लिए कितने वॉट चाहिए, एसी के लिए कितना वॉट चाहिए, वो सारी जो करंट है जो उसको फ्लो को वो भेजता है ना, क्योंकि उसको नॉलेज है। तो ऐसे ही हमें अपने बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर उसके फ्लो को समझना है, उसकी एनर्जी को समझना है कि कहां पर इसका हमें सॉल्यूशन करना है। बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे बच्चे को हमेशा आधा घंटा 1 घंटा किसी पार्क में लेके जाएं, फुटबॉल लेके जाएं, बैट बॉल लेके जाएं, उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करें। अगर आपने अपने बच्चे की फालतू की एनर्जी को उसको डायरेक्शन दे दी, तो वो डायरेक्शन भी आपके बच्चे को एक दिन कपिल देव बना सकती है, सुनील गावस्कर बना सकती है, महेंद्र सिंह धोनी बना सकती है, सचिन तेंदुलकर बना सकते हैं, विराट कोहली बना सकती है, या आज के समय पे देखिए कितने क्रिकेटर आ गए, कितने फुटबॉलर हैं। तो आपके बच्चे की एनर्जी को किस डायरेक्शन में भेजना है, वो ज्ञान आपके लिए आपको प्राप्त होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बीमारियों की बात चल रही है तो डायबिटीज की याद आ गई कि डायबिटीज बहुत हो रही है आजकल। अगर किसी बहुत सच में दिल से आपको मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस पे मैं सही बताऊं कि मेरी वाइफ ने भी पीएचडी किया एस्ट्रोलॉजी में, और वो अपना अलग रिसर्च इसने वो बीमारियों पे ही कर रही है। लेडीज़ को जो गायनिक इश्यूज होते हैं, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जो सिस्ट हो जाती हैं, वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये क्यों होती हैं? हालांकि
जो उसने पीएचडी करके, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान को अर्जित किया है कि ये सब ऐसा क्यों, क्योंकि हर ग्रह का अपना नेचर है, हर भाव का अपने फल हैं, हर ग्रह के शरीर अंग हैं, हर भाव के भी शारीरिक अंग हैं। तो जैसे आपने शुगर की बात करी, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये शुगर कैसे देखी जाती है। शुगर देखी जाती है एक तो जेनेटिक, कि पिताजी को भी थी, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो पूछता है कि आपको शुगर मदर को है, फादर को है, मदर को है, फादर का, वो समझना चाहता है कि ये जेनेटिक बीमारी तो आपके घर में नहीं चल रही है, तो वो कहता है कि आपको भी शुगर हो सकती है, तो आप थोड़ा सा मीठा कम खाओ। ये ऐसा नहीं कि आज हो रही है, पहले नहीं होती थी, पहले पता नहीं होता था, इस बीमारी का सही नाम पता नहीं था। आपको पता पुराने समय में राजा महाराजाओं के टाइम पे इस बीमारी का नाम क्या था? मधुमेह कहते हैं? नहीं, हाँ, इसको राज रोग कहा जाता है। राज रोग, अच्छा अच्छा। जो राजा होते थे बस उन्हीं की फैमिली में होती थी ये बीमारी। पहले भी ये माना जाता था कि बड़े लोग, पैसे वाले लोग, हाँ, पैसे वाले लोगों को उनको ये ही बीमारी होगी होती थी, डायबिटीज। क्योंकि मेहनती लोगों को तो जब वो काम इतना करते थे, हाँ, उनको तो शुगर रोग होने का मतलब ही नहीं होता जी था। जी। अब धीरे धीरे कभी राजा के बच्चे ने किसी जमींदार के बेटे से शादी कर ली, जमींदार की बेटी ने, तो उनके बच्चे हुए, फिर उनके बेटे ने, तो इस तरीके से जेनेटिक, अब अमीर गरीब से, तो ये जो जेनेटिक इशू है, हेल्थ इशू है, शुगर रोग है, ये देखा जाता है जन्म कुंडली के 5th हाउस से। 5th हाउस हमारा हमारे बर्थ से भी पहले बर्थ को डिफाइन करता है, बताता है कितने जन्मों का ज्ञान अगर हमें लेना है, पूर्व जन्मों का ज्ञान, तो हम जन्म कुंडली के 5th हाउस को देखते हैं। इस जन्म की खुशियां देखनी है, इस जन्म का सुख देखना है, इस जन्म की लग्जीरियस चीजें देखनी है, हम 9th हाउस को देखेंगे। अगर अगला जन्म देखना है कि आपका अगला जन्म कैसा होगा, मेरा अगला जन्म कैसा होगा, इसके लिए मैं जन्म कुंडली के 12वें भाव को देखूंगा। मुझे अपनी हेल्थ के बारे में जानना है तो मैं अपनी कुंडली के प्रथम हाउस को देखूंगा। हार्ट को देखना है तो मैं 4th हाउस को देखूंगा। अच्छा। बैक पीठ को देखना है तो मैं 10th हाउस को देखूंगा। गुप्त रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम देखूंगा 8वें घर से, पाइल्स की प्रॉब्लम 8वें घर से। अच्छा। तो ऐसे ही आंखें देखूंगा, आंखों की प्रॉब्लम, चश्मा लगा हुआ है किसी को, उसके लिए उसका 2nd हाउस और 12th हाउस देखूंगा। वाणी गंदी है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुख कैंसर है, 2nd हाउस से देखूंगा। ब्रेस्ट कैंसर है, 4th हाउस को देखूंगा। तो कुंडली के जो भाव हैं ये बीमारियों को भी उजागर करते हैं। अच्छा। इन भावों में कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह विद्यमान है, उसको स्टडी करना, सही बताऊं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बट इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की रीलों को देख करके या नॉलेज को लेकर के आप ज्ञान, ये तो अपनी रिसर्च है। तो जैसा कि अगर, लेकिन मेरा यहाँ पे शुगर वाला, कुणाल जी, एक सवाल ये आ जाता है, शुगर वाला अभी कंप्लीट करिए, कि आपने बता दिया, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है और आपके पास में आया, आपने कहा वो ठीक हो सकती है, तो मान लीजिए किसी की डायबिटीज का ही ले लिया, आपने उसको उपाय बताया। नहीं, मैं उपाय यहाँ पे किसी को उपाय बताता कुछ तो बताएंगे ना उसको, ट्रीटमेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे किसी को शुगर की बात हुई, अब 5वें घर से शुगर देखी जाती है, 5th हाउस से शुगर देखी जाती है, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसके बाद जो लंबे समय बाद पता चलती है वो 8वें घर से देखी जाती है। और ग्रहों की बात करूं तो शुक्र ग्रह ऐसा है जिससे शुगर को विचारते हैं। अब इसके लिए एक सबसे अच्छा जो रत्न है, सबसे प्यारा जो रत्न है, वो है सफेद कोरल। उसकी कॉस्ट 1000, 2000, 5000 तक है। अच्छे से अच्छा जो कोरल मूंगा है, जापानीज आता है, वो 2-3 हजार से लेकर के 4-5 हजार, 8 हजार तक आ जाता है पर रत्ती। तो दुनिया का सबसे अच्छे मूंगे की बात कर रहा हूं, सबसे महंगे मूंगे की बात कर रहा हूं। तो आप उसको चांदी में बनवा करके रिंग फिंगर में पहन लीजिए, तो आपके शुगर को वो कंट्रोल करेगा। और मैंने कितनी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता देता हूं, मैंने हमेशा अपने जीवन के प्रारंभिक 10 इयर्स एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च की है, और जिन उपायों से लोगों की लाइफ को मैंने चेंज देखा है, उनको ये समझा है कि ये उपाय इसके ऊपर क्यों काम करते हैं, क्यों काम किए। जब पता चला, उसी चीज को मैंने दूसरे लोगों की लाइफ में फॉलो किया, लाइफ में इन्वॉल्व किया, और मुझे सक्सेस ऑफ रेशो जो था हमारा, वो पहले 10-20% था, 30-40 हुआ, आज करीबन 70-80-90% तक हमारा जो है क्लाइंटीज का सक्सेस रेशो है। कि ऐसा नहीं है कि हमें भीड़ चाहिए ही नहीं। अगर किसी की कुंडली में
तरक्की नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के उनको बोलता हूँ आप अपनी फीस ले लो, आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रगल है, इस जन्म में इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा। आपके पाप इतने प्रबल हैं, आपकी कुंडली में दोष इतने हैं, आपकी कुंडली में पैतृक ऋण भार इतने हैं कि ये जन्म तो आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और जिसकी कुंडली में मुझे सक्सेस दिख जाए वो कहता है मेरे पास फाइनेंशियली ट्रबल है, मैं नहीं कर सकता, हम उपाय करा देते हैं अपनी तरफ से। और हम कहते हैं कि जब तुझे सक्सेस मिलेगी तब पैसे देके जाना। और आपको बता नहीं सकता तिवारी जी, हमारी 50% तरक्की का राज यही है। किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल है हम जिस लेवल पर आज पहुंच गए हैं। आज दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां मैं विजिट ना करता हूं। अच्छा। या जहां हमारी माउथ टू माउथ क्लाइंटेज वर्ल्ड वाइड हमसे ज्यादा किसी की हो नहीं सकती, ये तो मुझे लगता है। क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। अगर गरीब कुणाल जी एक सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ। जी। मन में सवाल आ गया जी कि आपने कहा कि अगर वो मेरे पास में आ जाए तो और उसकी कुंडली में योग है, तो मान लीजिए मैं तिवारी जी आपके पास में आए, अब तिवारी जी मान लीजिए इस समय लाखों में कमा रहे हैं, आपने कुंडली में देखा कि करोड़ों वाला है, तो आप क्या उसको उपाय में तिवारी जी को ऐसा क्या बता देंगे कि वो करोड़ हमारे पास में आने लगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में हमारी जो ग्रोथ है उसका 80 to 90% ब्लॉक कर देती हैं। वो हमारे कर्मा है। पैतृक ऋण भार हमें सबसे पहले अपने समझने हैं। कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति से जातक के विकास पर भी उसका असर पड़ सकता है, पता चलता है हमें। ऐसे जातक को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस जातक की कुंडली में कौन कौन से ऋण भार हैं। उसको अगर ये पता चल गया कि मेरी कुंडली में कौन कौन से ऋण भार हैं, तो सबसे पहले उन ऋण भारों से उसको अपने आप को मुक्त कराना चाहिए। अब जैसे आपने अपनी कुंडली बताई और मैंने देखा इनकी कुंडली में करोड़ों के योग हैं, लेकिन ये तो अभी लाखों में कमा रहे हैं, या लाखों के योग हैं, ये हजारों में कमा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले यही देखा कि इन दोषों से, इन ऋणों से इनको मुक्ति दिलाने का प्रोसीजर क्या है, और वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले बहुत सारे तरह के ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण होता है, सबदोष ऋण दोष होता है, मातृ ऋण दोष, पिता ऋण दोष, पति ऋण दोष, पत्नी ऋण दोष, बहन ऋण दोष, अजन्मकृत ऋण दोष, निर्दयी ऋण, ईश्वरीय ऋण, प्रकृति ऋण, बहुत सारे ऋण, बहन ऋण, कन्या ऋण। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, तो जैसे अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मातृ ऋण दोष है तो उसको एक चांदी का सिक्का जल प्रवाह करना और माता की सेवा करनी है। अब आपकी कुंडली में कोई भी ऋण है और वो ऋण बहुत इजी वे है। पत्नी ऋण दोष है, 100 गायों को चारा खिलाना। कन्या बहन ऋण का दोष है, पीले रंग की कोड़ियां जलाना, जल प्रवाह करना, लड़कियों की हेल्प करना और अपनी बहन की टेक केयर करना। प्रकृति ऋण दोष है, 100 डॉग्स को खाना खिलाना, किसी विधवा या डिवोर्स स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेते रहना। तो ये छोटे छोटे से ऋण हैं, लेकिन कितने जन्मों से आपकी कुंडली में चले आ रहे हैं। ये मुक्ति ही आपको लाखों से करोड़ तक ले जा सकती है। तो उसके लिए आप उपाय बताते होंगे, ऋणों से मुक्ति का रास्ता। अच्छा, किसी के पास में पैसा होगा ही नहीं, मतलब वो गरीब ही रहेगा इस जीवन में, ये किस घर में और किस ग्रह को देख के बता सकते हैं? देखिए, चंडाल योग, विष योग, अंगारक दोष, ग्रहण दोष, ब्रह्म दोष, विष्णु दोष, शिव दोष जब लगते हैं तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ की 90%, 99% तक ग्रोथ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। किस्मत में जितना मर्जी लोगों को, एस्ट्रोलॉजर को दिख रहा है, लेकिन उसको मिलता ही नहीं है। तो वो सबसे बड़े कारण तो ये ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष है। और उसके बाद अगर मैं भाव की बात करूं तो जिस व्यक्ति के 5th हाउस में, जिस भी व्यक्ति के 5th हाउस में शुक्र, शनि, राहु, केतु बैठ जाएं, या दूसरे घर में जो धन का, कुटुंब का घर है, चंडाल योग, विष योग, अंगारक दोष या ग्रहण दोष लग जाए, या 4th हाउस में या लगन में या 9th हाउस में या 7th हाउस में या 10th हाउस में ये ग्रहण दोष, चंडाल दोष, विष दोष कोई भी बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो अर्निंग संचार है वो ठीक से नहीं हो पाता। उसके हर रास्ते पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज उसको मिलती रहती हैं। पिता से करोड़ों की संपत्ति मिली और बेटे ने बर्बाद कर दी। पिता से बहुत बड़ा साम्राज्य मिला, लेकिन
वो संभाल ही नहीं पाया और उसके हाथ से छूटता चला गया। या जीवन में उसने कभी कोई तरक्की नहीं कर पाई, एक मजदूर के घर में पैदा और मजदूर बनकर ही उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जिनको समझना और जिनसे मुक्त होना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और कोई अचानक से देखते देखते, कई बार होता है हमारे आसपास के लोगों में कि देखा कि अचानक से इनके पास में पैसा आ गया और ऐसा पैसा आया कि मतलब करोड़ों में घूमने लगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं, मैं बता दूं कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे हाउस में, छठे हाउस में और 11वें हाउस में राहु बैठा हो और राहु 3 नंबर, 6 नंबर या 11 नंबर का हो, लेकिन बैठा भी तीसरे, छठे और 11वें घर में है, और 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सडन सक्सेस मिलती है, रातों रात लॉटरी लग जाती है। अच्छा। जैसे एक उदाहरण, अभी एक वो टिकली नहीं बजाता था, रातों रात वायरल हो गया था उसका गाना रातों रात। उसका गाना भी मुझे याद आ रहा है, तूने रकीबों संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां। हाँ, तो वो रातों रात वायरल हुआ, लेकिन अभी तो गायब हो गया। हाँ। एक रेनू मंडल करके, एक रानू मंडल थी, वो जो ट्रेनों में मिली थी, उसका तो बहुत बुरा हुआ कि उसको रातों रात तो सक्सेस मिल गई, लेकिन उसको संभाल ही नहीं पाई और रातों रात गायब भी हो गई। ये राहु कराता है सर, ये सडन ग्रोथ और सडन डिफॉल्ट राहु देता है। अच्छा। हमें राहु के पैटर्न को समझना है कि जब ये ग्रोथ देता है कैसे उसको मेंटेन कर लें। यानी कि जब वो सडन सक्सेस दे तो उसको कैश कर लो, और कैश करके पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में लगा दो, अपनी रेंटल इनकम बना दो, क्योंकि खराब समय तो जरूर आएगा जब ये जाएगा। राहु का अपना एक नेचर है, जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जाता भी है। अच्छा। रातों रात आएगा, रातों रात जाएगा। 18 साल की दशा होती है, महादशा राहु की। 9 साल सब कुछ ले लेता है, लेकिन जाते जाते सब कुछ दे के जाता है। कुछ कहते हैं आते 9 साल बहुत कुछ दे देता है, हाँ। और जाते जाते सब कुछ लेके चला जाता है। ये उसका पैटर्न है। अच्छा, या स्टार्टिंग में देगा या बाद में देगा? देगा तो लेके जाएगा, लेगा तो देके जाएगा। तो ये राहु का अपना नेचर है। राहु कलयुग में सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल प्लैनेट है। इसके पैटर्न को समझ लिया तो जीवन में पैसा कमा के आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। आज जितनी भी ये एक्टिंग है, आपने कितनी सारी पिक्चरें देखी होंगी, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, तारे जमीन के या भाई बजरंगी भाईजान में उस लड़की का किरदार, तारे जमीन के पे वो लड़का एक्टिंग कर रहा है, वो रो रहा है, और हम भी इमोशनल हो गए, हमारी आंखों से भी आंसू आ गए। लेकिन आप जानते हैं वो तो एक एक्ट कर रहा है, उसको तो इस चीज के भी पैसे मिल रहे हैं जी, एक्टिंग के जी। यानी कि ये राहु है। पल में खुशी, पल में रुला देता है, पल में हंसा देता है, पल में खुशियां, पल में ये षड्यंत्र, ये सब राहु है। जितना जुआ, जितनी शराब, जितनी अय्याशी, ये सब राहु है। जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, ये राहु है। कई बार इल्यूजन, कलयुग चल रहा है ना, कई बार आज हम किसको बड़ा आदमी समझते हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ी में बैठा है, पैसे, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए है, आगे पीछे बॉडीगार्ड चल रहे हैं, हम सोचते हैं अरे तो बहुत पैसे वाला है। लेकिन एक्चुअल में तो लोगों से ठगी करने का उसने एक रास्ता ढूंढा है कि लोग इसके इस पैटर्न को समझें। वो बाबा जी के पास गया, आज सबसे बड़े बाबा जी को ले लीजिए, बाबा जी के पास गया और बाबा जी को दूर से दर्शन किए और 5 लाख का पैकेट दे आया। अगले दिन फिर कथा में गया, फिर बॉडीगार्ड, फिर 10 लाख का पैकेट दे आया। अगली कथा में फिर मिला, फिर 25 लाख का पैकेट दे आया। अब उनके जो स्टाफ थे उन्होंने उसको केयर करना शुरू कर दिया, आओ जी यहां पर बैठो, बाबाओं जी के यहाँ सब चलता है, ये यही चल रहा है। अब बाबा जी ने कहा कौन है ये, कि बाबा जी हम तो जानते नहीं है, लेकिन ये हर बार आता है और 5-10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बढ़ता जा रहा है, आपको पैसे देके जाता है। तो बाबा जी खुद हैरान, बाबा जी कह रहे इसको बुलाओ, पर्सनल रूम में बुलाओ। बाबा जी ने बुलवाया, अपने चेलों से बोला, बुला के लेके आए। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी, मैंने जिस दिन पहली बार आपको टीवी पे आपकी कथा सुनी, उसी दिन मुझे 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। तो मैंने तभी
10% आपके नाम के निकाल के दिए। रख दिए थे। दूसरी बार इत्तेफाक से फिर देखी मैंने, फिर मुझे आया। फायदा हुआ, फिर मैंने आपकी कथाएं देखनी और सुननी शुरू कर दी। आपकी बातों से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया, जब जब आपको देखता हूं, फॉलो करता हूं, मेरी तरक्की बढ़ती जा रही है। पहले मेरी टर्नओवर थी 1200 करोड़, आज मेरी टर्नओवर हो गई 27,000 करोड़। बाबा जी कह रहे अच्छा क्या करते हो? बताया जी ये बिजनेस है, एक्सपोर्ट का है, मेरी खाने हैं। अब कोई ढूंढने तो जा नहीं रहा ना, बाबा जी के पास इतना दिमाग है ही नहीं। बाबा जी तो मैथोलॉजी को पढ़ के बातें कर रहे हैं। उनका ध्यान बाबा जी तो लिफाफे में ध्यान, हनुमान जी को समझ लिया है, शिव जी को समझ लिया है, ब्रह्मा जी को समझ लिया है कि इनके नाम पे कैसे पैसा कमाया जाए। तो बाबा जी ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। बाबा जी अब मैं अपने करीबन 30-40 5 स्टार होटल बना रहा हूँ, और मैं अभी ये प्रॉफिट, आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई 51 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आपके नाम के। बाबा जी तो कहते हैं भाई इससे बढ़िया तो यजमान है ही नहीं हमारा। बाबा जी ने 2-4 बार मीटिंग और करी। बाबा जी ने देखा कि यार ये तो अब हर बार अपनी तरक्की की वो गाथा सुनाता था। तो बाबा जी ने कहा भाई ये हमारा 70 से सारा ब्लैक का पैसा 70 करोड़ रुपए इसको अपने बिजनेस में लगाओ, हमें तो प्रॉफिट देते रहो। उसने पहले महीने तो प्रॉफिट भेजा, बाबा जी ने और जमा पूंजी इधर उधर से और यजमानों से भी उठा के और उसको 150 करोड़ दे दिए। उसके बाद वो गायब हो गए। ये सब राहु है, यानी कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। तो ये हमें समझना है, अगर समझ लिया तो जीवन में खुशहाली खुशहाली है। मतलब आप अगर राहु को समझ गए तो आप खेल जाएंगे जी। हर ग्रह का तिवारी जी एक अलग पैटर्न है। मंगल हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी एनर्जी है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा पीस है, हमारा पेशेंस लेवल है। बृहस्पति हमारे शरीर में ज्ञान है। बुध हमारी वाणी है। मंगल बल है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी सोच है, हमारे विचार हैं। शनि हमारे शरीर की हड्डियां, हमारी टेक केयर, हम दूसरों के प्रति कितना लोगों को आदर सत्कार करते हैं, लोगों को कैसा मानते हैं, ये सैटर्न है। हमारे अंदर का जो फ्रॉड है ये राहु है। हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे, ये केतु है। हमारी सुंदरता, हमारी ओजस्विता, हमारे अंदर की जो अट्रैक्शन पावर है ये वीनस है। तो सारे ग्रह हमारी बॉडी में ही तो हैं। अगर हमने हर ग्रह के नेचर को समझ लिया और उन्हीं के नेचर अनुसार हमने अगर उनको फॉलो कर लिया तो हमें किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं कोई उपाय नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ग्रहों के पैटर्न को समझता हूं। आज वीनस की दशा चल रही है, अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता हूं, अपने परिवार का ध्यान रखता हूं, अपने परिवार को भी एक अच्छी सुंदर लाइफ देता हूं, अपने घर में थोड़ी पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी बना के रखता हूं थोड़े बहुत, क्योंकि शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, भाग्येश और धनेश, उनकी महादशा चल रही है 20 साल। तो उनके पैटर्न को समझ करके उनकी नेचर को हर तरीके से कि लोगों को ज्ञान बांट रहा हूं। जिसके पास पैसा है, जिसकी किस्मत में पैसा बहुत लिखा है, उनको मैं बोल देता हूं कि आपसे फीस 1 साल बाद लूंगा, जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, जब तरक्की करेंगे। अब शुक्रदेव समझते हैं कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, हीरा है, ये हीरा है, इसकी और पहचान 1 साल बाद जब उसकी लॉटरी लगती है, उसकी किस्मत बदलती है, तो हमारी फीस तो बहुत छोटी सी बातें हैं। इतना वो फिर लिफाफे में लेके जाता होगा, इतना रिवर्ट बैक मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। लिफाफा छोटी चीजें हो गई, वो बैंक ट्रांसफर आता है। लेकिन फिर भी रेमेडीज लोग मांगते हैं, कमेंट्स में आते हैं हमारे पास में कि पैसा आता है रुकता नहीं है। तो पैसे के लिए कोई अगर उपाय आप आज बता दें। देखिए, अगर मैं पैसे की बात करूं तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारी जन्म कुंडली में हमें धन कहां से मिल रहा है। सेकेंड हाउस वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष खजाने का है। संपत्ति जो देखी जाती है, यानी कि पैसा आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है। नौकरी 4th हाउस से देखी जाती है, बिजनेस 10th हाउस से देखा जाता है, डे टू डे इनकम 7th हाउस से देखी जाती है। जो हमारा प्रोफेशन है, हम डॉक्टर हैं, सीए हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो ये 5th हाउस से देखा जाता है। यानी कि सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं और पैसा ले रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो पैसा किस माध्यम से आएगा और पैसा कितना आएगा, वो 2nd हाउस से। लेकिन पैसे काम करेंगे क्या, हमने प्रॉपर्टी, संपत्तियां बढ़ाते जा रहे हैं, वो 11th हाउस से देखी जाती है। तो हर भाव का एक अलग अलग रोल है। तो जैसा कि आपने पूछा
कि पैसा कैसे आएगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा अपनी जन्म कुंडली के 7th हाउस, यानी कि एवरी डे पैसा, एवरी डे किस्मत जनरेट हो। 7th हाउस डे टू डे इनकम का घर है, डे टू डे खर्चों का भी घर है, डे टू डे लॉसेस का भी घर है, लेकिन डे टू डे अर्निंग का भी घर है। डे टू डे और 7th हाउस में किसका वास होता है? पत्नी का। 7th हाउस से क्या रिश्ता देखा जाता है? पत्नी। तो जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पूज लिया, अपनी पत्नी की केयर कर ली, अपनी पत्नी को सरताज बना लिया, अपनी पत्नी को अपना मित्र बना लिया, अपनी पत्नी को सखा बना लिया, अपनी पत्नी को अपनी दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बना लिया, सबसे अच्छा पार्टनर बना लिया, उसके पास पैसे मल्टीपल रिसोर्सेज से आएंगे। पैसा कभी उसका खाली होगा ही नहीं। सिर्फ अपनी पत्नी की इज्जत कर लो। अब मैं आपको बता दूं, अष्टलक्ष्मी पूछते हैं लोग, होती है ना कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी भी है, शुभ लक्ष्मी भी है, वैभव लक्ष्मी, इनके रूपों को समझना है। महालक्ष्मी कौन है? हमारे घर में हमारी माँ। शुभ लक्ष्मी कौन है? हमारे घर में हमारी बहन। भाग्य लक्ष्मी कौन है? हमारी पत्नी। आद्य लक्ष्मी कौन है? हमारी बेटी। तो हमारे घर में लक्ष्मी के तो रूप हैं घर में, सिर्फ हमें उन्हीं को तो पूजना है। उनकी हम अवहेलना करते रहते हैं, उनके साथ हम गंदा व्यवहार करते रहते हैं, और हम फोटो प्रिंट में जो एक प्रतिमा जिसको लक्ष्मी बोलते हैं उसके आगे दीपक जला रहे हैं। तो वो दीपक तो व्यर्थ हैं। आज सबसे रॉयल इंसान मैं अगर इंडिया में बात करूं तो मुकेश अंबानी जी हैं। जी। आपने देखा है वो अपने घर की जो पत्नी है उनको किस लेवल का सम्मान देते हैं? बिल्कुल। अपने से कहीं ज्यादा। अपनी बेटी को सर्वोपरि रखते हैं, अपने पुत्रों से भी ज्यादा। ईशा अंबानी की कितनी केयर करते हैं जी। उनके घर में अब जो बहुएं आई हैं वो उनको भी बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करते हैं जी। उनके साथ फ्रेंडली हैं, उनके साथ ये नहीं कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने परिवार में अपने घर की स्त्रियों की सिर्फ केयर करना आरंभ कर दें, रिस्पेक्ट देना आरंभ कर दें, आपके घर में लक्ष्मी का संचार अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपने एक उपाय की बात करी है कि लोगों के घरों में पैसा रुकता नहीं है, तो पीले रंग की 9 कौड़ियां लें, उनको पीले रुमाल में बांधें, सब पे चंदन या केसर का तिलक लगाएं, थोड़े से चावल डालें और अपनी माता से या अपनी पत्नी से या अपनी बेटी से या अपनी बहन से एक चांदी का सिक्का उनके हाथ से लेकर के किसी भी सोमवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन उस कपड़े में बांध के पोटली बना के सिर्फ अपने लॉकर में रख दें। पैसा बढ़ना शुरू भी हो जाएगा, बरकत भी शुरू हो जाएगी, और पैसे का जो लॉस है, पैसे का जो नुकसान है, वो भी आपके घर से कम हो जाएगा। वाह, बहुत छोटा सा आसान उपाय बता दिया। और महिलाओं की इज्जत तो हमें हमेशा करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने घर की महिलाओं की तो करिए, बल्कि बाहर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी इज्जत भी आपको जरूर करनी चाहिए। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं कुणाल जी से, तो जरूर पूछिए कमेंट करके, और हम उसके जवाब जरूर कुणाल जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप दोस्ती नहीं निभा रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।